ओके गाइस, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और ये सब मैंने लिखा हुआ है थोड़ा बहुत आपको, ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए, ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं अब हम, और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी एक वीडियो में ख़त्म करने की इस चैप्टर को, ताकि आप जब रिवाइज करें या चीज़ों को जब आप रिविजिट करें तो आपको एक ही वीडियो में पूरी चीज़ें कवर हो जाए। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे टाइप के, और सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो ये चैप्टर पढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है, जैसे कि आप देख रहे हो, क्या नाम है चैप्टर का? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं। और एसिड की ये जो मैंने लिखी है फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये लिखा हुआ ना यहाँ पर मैंने, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज? लिखा हुआ है, देखो पढ़ो, कि एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट। सोर टेस्ट मतलब खट्टे होते हैं, खट्टे खट्टे, ठीक है। सोर टेस्ट होते हैं एसिड, और वो अपना जो कलर है वो चेंज कर देते हैं ब्लू लिटमस से रेड लिटमस तक। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मैं एसिड की। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? एक तो सोर टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, दूसरा वो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस। अगर लिटमस पेपर पे हम उनको टेस्ट करें, यहाँ पर एसिड डालें, तो वो ब्लू से रेड हो जाते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? वो H प्लस आयन देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, H प्लस आयन। ये आपको समझ आएगा आगे मैं जब समझाऊंगा H प्लस आयन, पर अभी समझ लो कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये H प्लस आयन देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। समझ गए? ये है तीनों फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। तो एसिड, जैसे कि मैंने बोला, खट्टे होते हैं। तो खट्टे यानी कि सारे सिट्रस फ्रूट, जो भी अब मैंगो वगैरह, तो ये सब मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। बस टैमरिंड यानी इमली, इसमें टाइट्रिक एसिड होता है, ये एसिड के टाइप है तो सारी एसिड, क्योंकि सभी खट्टे हैं। लेकिन टाइप ऑफ एसिड भी तो होते हैं, जैसे टैमरिंड यानी इमली में टाइट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, कर्ड में, ये तो आपको पता ही होगा, लैक्टिक एसिड होता है, ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। और एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है एंट स्टिंग। चींटी होती है ना हमारी, एंट की जो स्टिंग होती है, डंक जो होता है चींटी का, उसके अंदर होता है मिथेनोइक एसिड, और विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड। तो ये सारे एग्जांपल दे रखे हैं बस मैंने एसिड के, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब क्या क्या है? खट्टे होते हैं, कलर चेंज कर देते हैं लिटमस टेस्ट में ब्लू से रेड, एच प्लस आयन देते हैं एक्वस सोल्यूशन में, जिसका मतलब आपको आगे समझ आएगा क्या है एच प्लस आयन का मतलब। और ये बस एसिड के कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एसिड जब रिएक्ट करता है अलग अलग चीजों के साथ तो कैसे बिहेव करता है, तो वो भी देख लेते हैं। चलिए इसको देखिए। तो अब केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने एसिड की, अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की ये होती है कि भाई जब एसिड अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करेगा या मिलेगा, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या होगा। तो मान लो जैसे पहली मैंने यहाँ लिखी हुई फर्स्ट, कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? तो एसिड प्लस मेटल बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। समझ गए? एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ये लिखा हुआ ना मैंने, ये जनरल इक्वेशन है, ये वाली जनरल इक्वेशन मैंने लिखी हुई है। जनरल इक्वेशन क्या लिखी हुई? जनरल इक्वेशन के जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो देता है एक तो सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है। और ये जो साइन है ना, ये हाइड्रोजन ऐसे, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट का साइन होता है। तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो उसका मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ आपके सामने, कि जिंक एक मेटल है और सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। तो ये देख लो, मेटल प्लस एसिड दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? ये जिंक सल्फेट। क्या है ये? ZnSO4, जिंक सल्फेट, एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई, ठीक है। तो ये जब भी, तो अब आपको समझ आ गया केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या समझ आई? कि भाई जब भी एसिड मेटल, यानी ये एसिड या कोई भी एसिड, HCl भी हो सकता था, यहाँ पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो या तो सॉल्ट, एक तो सॉल्ट बनता है और एक हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो ये होगी पहली केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। ये आपको सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। जैसे इसका मैंने जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है कि एसिड प्लस मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी कहती है कि एसिड, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट बनाता है सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, वाटर यानी H2, ये तीनों बनाता है। और उसी का ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर कि भाई ये एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
और यहाँ मेटल कार्बोनेट, ये देख लो ये मेटल है ना सोडियम, और कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं CO3। तो ये मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट किया तो बन गया आपका सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट ही होता है। उसके बाद प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये H2 वाटर। तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। और देखते हैं हाइड्रोजन, ये तो हो गया मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो क्या होता है, वो भी देख लो। चलेगा इस, तो अब देखें केमिकल प्रॉपर्टी कि जब एसिड, आपका एसिड जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो भी वही है, सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा प्लस वाटर। और ये मैंने जनरल फॉर्म लिख रखी है, देखो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से कुछ भी, जब एसिड इन दोनों में से किसी एक के साथ भी रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, CO2 बनता है और वाटर बनता है। तो उसी का एग्जांपल यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये एग्जांपल 1, ये एग्जांपल 2। देख लो पहला एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है, और ये क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम क्या है मेटल, तो यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बना, सॉल्ट, NaCl सॉल्ट है तो सॉल्ट, CO2 प्लस वाटर। तो यही तो है, ये जनरल फॉर्म यही कह रही है कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। ये एक और एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। एक और एग्जांपल देख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल कार्बोनेट, यहाँ पर क्या है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट हुआ तो क्या क्या बनना चाहिए, सॉल्ट, CO2 और वाटर। सॉल्ट बन गया कैल्शियम क्लोराइड, CO2 बन गया और वाटर बन गया। और CO2 को ये ऊपर ऐसे साइन जो है यार ऊपर का है, इसका मतलब है CO2 लिबरेट हो गई, लिबरेट CO2। ठीक है, तो ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टी। और देखते हैं नेक्स्ट क्या है, चलिए अगली केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो क्या होता है। एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो क्या होता है, तो देखिए ये मैंने लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3 है, और इसकी जनरल फॉर्म भी मैंने लिखी हुई है आपके सामने। जनरल फॉर्म में क्या है, मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड रिएक्ट होता है तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपको याद होगा तो आपका काम इजी हो जाएगा। जनरल जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, तो ये जनरल इक्वेशन कहती है कि जब मेटल ऑक्साइड और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। और एग्जांपल ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये मेटल ऑक्साइड है, कॉपर मेटल है, कॉपर का मेटल का ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड, और एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करें तो क्या क्या बनना चाहिए हमारा, सॉल्ट और वाटर। तो ये बन गया सॉल्ट, कॉपर क्लोराइड, ये है कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर H2। तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। तो 3 केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी एसिड की। एक तो जब एसिड किससे रिएक्ट करता है, एक तो एसिड रिएक्ट करता है जब मेटल के साथ, दूसरा जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ, जो कि हम ये वाली पढ़ रहे हैं मेटल ऑक्साइड, और तीसरा जो हमने प्रीवियस पढ़ा है कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो उन सबकी कंडीशन और जनरल इक्वेशन दे रखी है और सबके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको सबके याद होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेपर में आपसे पूछ ले कि भाई हाउ डज एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, तो आप क्या करोगे, पूरा लिखोगे कि भाई जब मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। फिर उसके बाद ऐसे एग्जाम्पल इक्वेशन भी लिख के दिखाओगे, कोई सी भी, मान लो ये मैंने एग्जाम्पल दे रखा है कॉपर ऑक्साइड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ से एसिड का आपका काम खत्म हो गया। तो एसिड में हमने क्या क्या पढ़ा, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी और एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हम शुरू करते हैं बेस। तो देखो बेस में क्या है, तो बेस की पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू करते हैं। तो बेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना वो एग्जैक्टली अपोजिट है एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी से। एसिड हमारा खट्टा होता था, बेस हमारा बिटर है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, बिटर है, कड़वा है, बिटर मतलब कड़वा है। एसिड जो है वो लिटमस टेस्ट में ब्लू से रेड होता था, ये रेड से ब्लू होता था, बिल्कुल अपोजिट है एसिड और बेस एक दूसरे के। तीसरी प्रॉपर्टी जो कि बाद में आपको समझ आएगी, एसिड जो है वो H+ आयन देता था, देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है पहले भी, H+ आयन देता था, और बेस जो है वो OH- आयन देता है, OH- आयन। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। अब एग्जांपल देख लो बेस के, बिटर गॉर्ड, बिटर गॉर्ड यानी करेला, कुकुम्बर, देखा कुकुम्बर भी खीरा। तो आपने कभी देखा होगा ये बिटर गॉर्ड करेला तो होता ही कड़वा है, वो कड़वापन इसका बेस की वजह से होता है, क्योंकि बेस जो होते हैं वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। सिमिलरली कुकुम्बर भी कई बार कड़वा निकलता है, तो वो इसलिए निकलता है क्योंकि उसमें बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, बेस ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो कड़वा हो जाता है, क्योंकि बेस का टेस्ट बिटर होता है। ठीक है, अब हमने बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली।
अब जैसे हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमें बेस की भी पढ़नी पड़ेगी। तो देखते हैं बेस की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। चलिए तो बेस की अब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने का टाइम हो गया। तो बेस की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या है? बेस की केमिकल प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? तो बेस प्लस मेटल बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये तो वही एसिड की तरह ही हो गया। जब एसिड भी मेटल के साथ रिएक्ट करता था तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनती थी। तो यहाँ पर इस केस में तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम आ गई। तो इसका एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल देख लो। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? ये एक तरह का बेस है। और ये क्या है? मेटल, जिंक। तो बेस प्लस मेटल, बेस प्लस मेटल, तो क्या बनना चाहिए? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो ये बना सॉल्ट। क्या है ये? सोडियम जिंकेट। ये लिखा हुआ मैंने नाम, सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन गैस ये ऊपर एरो मतलब लिबरेट हो गई। तो केमिकल प्रॉपर्टी पहली क्या है बेस की? कि जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। उसका एग्जांपल ये लिखा हुआ आपके सामने। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी देखो अब। एक्चुअली ये जो मैं दोबारा आपको ये जो लिखा हुआ पढ़ा रहा हूँ ना, मैं पूरा पढ़ा चुका था आपको अच्छे से, पर उसमें क्या हुआ, ये मेरी ऑडियो पूरी खो गई और सब कुछ पूरा टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से पूरा मेरा डेटा डिलीट हो गया। तो दोबारा पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर में आपको। कोई बात नहीं, मैं एक बार और पढ़ा दूंगा अगर मैं स्पीड से जा रहा हूँ। आई थिंक इंडिकेटर तक मेरे को आपको ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, ये लिखा हुआ होगा, फिर उसके बाद के टॉपिक में आराम से पढ़ाऊंगा। मेरा गायब हो गया था एक्चुअली डेटा, ठीक है, इसलिए मेरे को ऐसे ये लिखा हुआ आपको पहले से जो दिख रहा है ना, मैंने पूरा ठीक से पढ़ाया था आपको। तो ये विजुअल तो रह गए, ऑडियो मेरी पूरी गायब हो गई। तो अब ऑडियो दोबारा से मैं विजुअल्स के ऊपर ही बना रहा हूँ, तो इसलिए आपको ये लिखा हुआ और ये सब पहले से दिख रहा है। तो आप थोड़ा सा बेयर कर लो, एक दो टॉपिक, 3-4 टॉपिक तक और ऐसे ही लिखा पाएगा, उसके बाद फिर आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा हो जाता है कई बार यार। एनीवेज, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, जब बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, जब बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो क्या बनता है? ये जनरल इक्वेशन कि जब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ये जनरल इक्वेशन बड़ी हेल्पफुल होती है, इससे आपको आइडिया हो जाता है ना, ये याद होनी चाहिए हर किसी रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी की। तो बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। देख लो भाई। तो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने आपके सामने, एग्जाम्पल कि भाई ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट हुआ जो कि एक मेटल ऑक्साइड है, या नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट हुए तो क्या क्या बनना चाहिए? सॉल्ट बनना चाहिए और वाटर बनना चाहिए। तो ये बन गया सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है और H2 एक वाटर है, तो ये बन गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या केमिकल प्रॉपर्टी है। तो इतनी केमिकल प्रॉपर्टी थी बेस की। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अब तक हमने पढ़ा एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड की पढ़ ली हमने, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली कि भाई एसिड खट्टा होता है, H+ आयन देता है, रेड ब्लू लिटमस रेड कर देता है, ये सब। और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली कि किन किन के साथ रिएक्ट करने पे क्या क्या वो देता है। सिमिलरली हमने बेस की भी यही करा, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब अगला टॉपिक हमारा ये कि रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो जब एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करें तो क्या बनता है, वो ये लिखा हुआ। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। अभी तक तो हम देख रहे थे एसिड और बेस का अलग अलग, अब हम देख रहे हैं एसिड और बेस दोनों को एक साथ मैंने रिएक्ट करा दिया तो क्या बनेगा? तो बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को या इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट है। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है। ये लिखा मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, फिर लिखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है। तो बेस प्लस एसिड क्या बनना चाहिए? सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट है, और H2 वाटर है। तो ये हमारी इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका कहता है कि एसिड और बेस जब पानी के अंदर रिएक्ट करें तो क्या होता है? मतलब एसिड जब पानी के सॉल्यूशन में ऐड हो तो क्या होगा, या बेस पानी के सॉल्यूशन में ऐड हो तो क्या होगा? तो ये मैंने लिखा हुआ है, पहले तो ये पढ़ो कि ये नहीं, इसको छोड़ो अभी, रुको। ये पहले से मैंने लिखा हुआ है ना, इसलिए क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ और मेरी ऑडियो गायब हो गई थी, इसलिए अब दोबारा पढ़ा रहा हूँ इसी पे, ठीक है। तो थोड़ा सा बेयर कर लो, आई थिंक 2-3 टॉपिक तक और ऐसे चलेगा, फिर आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एसिड और बेस जब वाटर सॉल्यूशन में मिक्स हो या रिएक्ट करें तो क्या होता है?
तो देखो मैंने अब आपको वो वाली बात क्या समझ आएगी, मैंने आपको क्या कहा था जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि एसिड में H प्लस आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है वाटर, वाटर की बात हो रही है, एक्वस मतलब लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, एक्वस, ठीक है, एक्वा मतलब वाटर। तो देखिए एसिड, ये रहा HCl एसिड है और ये वाटर है, तो एसिड प्लस वाटर जब रिएक्ट किए तो क्या बना, उसने H प्लस आयन रिलीज कर दिया, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको एसिड की प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी में, कि एसिड H प्लस आयन दे देता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो HCl एक एसिड है और वो जब वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो उसने ये वाला अपना H प्लस आयन दे दिया, रिलीज कर दिया। तो जब रिलीज किया तो ये H2O में ऐड हो गया, तो क्या बना H3O हो गया, क्योंकि एक H यहाँ ऐड हो गया ना 2 में, तो H3O हो गया और प्लस का साइन ये H प्लस साइन, और क्लोरीन, यहाँ का सिर्फ क्लोरीन अकेला रह गया, क्लोरीन माइनस। और ये जो H3O प्लस बना इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये है, और ये जो मैंने लिखा हुआ है ये तो बस बता रखा है कि जब H2O में H प्लस आयन ऐड हुआ तो हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो आपको पता चल गया कि जब एसिड वाटर सॉल्यूशन में रिएक्ट करता है तो क्या होता है, H प्लस आयन वो रिलीज कर देता है, जो कि मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको बता दिया था, और अब आपको समझ आ गया होगा कि वो H प्लस आयन रिलीज होने का मतलब क्या होता है, ठीक है। सिमिलरली बेस, मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया था बेस OH आयन माइनस OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। तो इसकी एग्जांपल भी देख लो कि बेस, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट किया हमने तो OH माइनस इसने रिलीज कर दिया, तो यहाँ से OH चला गया तो सिर्फ बचा K, तो K प्लस और ये OH माइनस रिलीज हो गया, ठीक है। अब इसीलिए क्योंकि एसिड में भी H प्लस आयन होता है फ्री वाटर सॉल्यूशन में या एक्वा सॉल्यूशन में, और बेस में OH माइनस आयन होता है फ्री, तो दोनों में फ्री आयन है, तो इसीलिए दोनों एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि फ्री आयन है तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होंगे वो, क्योंकि फ्री आयन है। तो इसलिए बोथ एसिड एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन। एसिड में कौन सा फ्री आयन होता है, H प्लस, और बेस में OH माइनस, तो इन दोनों के फ्री आयन होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर सॉल्यूशन में, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर सॉल्यूशन में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए गाइस नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिकेटर्स। क्या होता है इंडिकेटर, तो डेफिनेशन पढ़ो। इंडिकेटर आर सब्सटेंसेस दैट चेंजेस देयर कलर और ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, खुशबू, व्हेन एडेड इनटू अ एसिड या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन। एसिड अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब बेस ही है अल्टीमेटली। चलो अल्कलाइन का मतलब समझा देता हूँ। अल्कलाइन, अल्कलीज का मतलब होता है बेस विच आर soluble in water, base which are soluble in water is called alkalis। तो मतलब जो भी बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उसको हम अल्कलीज बोलते हैं। तो बेसिकली ऑल अल्कलीज आर बेसिस, ऑल अल्कलीज आर बेसिस, पर इसका वाइस वर्सा नहीं होता, मतलब ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, क्योंकि सारे बेस थोड़ी ना वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो जो जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उनको हम अल्कली बोलते हैं। तो बेसिकली बस ये बेस ही है यहाँ पर। तो इंडिकेटर वो होते हैं जो कि वो सब्सटेंस होते हैं जो कि अगर एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं, उसके सॉल्यूशन में अगर हम उन सब्सटेंस को डालें तो वो अपना या तो कलर चेंज करेंगे या फिर अपनी स्मेल को चेंज करेंगे, जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं, वो चेंज करेंगे। उससे हमें पता चलता है कि भाई एसिड में डले हैं ये या बेस में डले हैं, तो इसी को बोलते हैं इंडिकेटर। तो आई होप समझ गए होंगे। चल से मैं एक इंडिकेटर का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। टर्मरिक, टर्मरिक आप हम घर में देखते हैं ना किचन में, हल्दी, हल्दी जो हम यूज करते हैं हल्दी, उस हल्दी को अगर आप एसिड में डालोगे, एसिड सॉल्यूशन में डालोगे, हल्दी को जब एसिड सॉल्यूशन में डालोगे तो कुछ चेंज नहीं आएगा, एसिड में डालोगे तो नो चेंज। लेकिन हल्दी को अगर आप बेस में डालोगे, बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे, तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा और कलर उसका हो जाएगा रेड। तो ये हल्दी एक तरह की इंडिकेटर है, क्योंकि उसने हमें बता दिया अपना कलर चेंज करके कि भाई वो एसिड में है या बेस में, क्योंकि रेड हो गया यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में डाल लिया। तो इन्हीं सब सब्सटेंस को बोलते हैं इंडिकेटर। तो इसी तरीके के इंडिकेटर बहुत, अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, क्योंकि इंडिकेटर अलग अलग टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। तो इंडिकेटर समझ आ गया क्या, वो सब्सटेंसेस जो अपना कलर या ऑर्डर यानी कि स्मेल चेंज करके हमें बता देते हैं कि वो किस सॉल्यूशन में। जैसे यहाँ टर्मरिक कलर चेंज हो गया, जैसे हमने बेसिक सॉल्यूशन में डाला वो रेड कलर का हो गया, तो हमें पता चल जाएगा कि वो बेसिक सॉल्यूशन में गया है, लेकिन एसिड में जाएगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है।
तो इन्हीं सब सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंडिकेटर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर के टाइप्स। चलिए गाइस, अब हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, वो लिखा हुआ वाला जो था, जो मेरी ऑडियो गायब हुई थी वहाँ तक ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर ही मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको सारे याद होने चाहिए क्योंकि इन पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज भी हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। तो इंडिकेटर आपको बता चुका हूँ मैं, वो सब्सटेंस जो कि अपना कलर या फिर ऑर्डर यानी कि स्मेल चेंज करके आपको बता देते हैं कि भाई वो एसिड सॉल्यूशन में गए हैं, बेस सॉल्यूशन में गए। तो उन्हीं का यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, ये सब लिखे हुए हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर मतलब किस टाइप के। तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये चार शुरू के चार जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। एक तो लिटमस, लिटमस जो है ना वो लिचिन नाम का एक प्लांट है, उससे बनता है ऐसे, और इसी से लिटमस पेपर भी हम लैब में जो यूज़ करते हैं ना, लिटमस पेपर पीएच स्केल वगैरह टेस्ट करने के लिए, वो भी उसी से बनता है। तो ये लिटमस भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। जब ये एसिड सॉल्यूशन में जाता है तो रेड हो जाता है, बेस सॉल्यूशन में जाता है तो ब्लू हो जाता है। ठीक है, और नेचुरल इंडिकेटर क्या है, रेड कैबेज लीफ, मतलब लाल गोभी का जो पत्ता होता है ना, वो भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर होता है। उसको जब आप एसिड सॉल्यूशन में डालो तो वो रेड हो जाता है, बेस सॉल्यूशन में डालो तो वो ग्रीन हो जाता है। तो देखो कलर चेंज करके उसने इंडिकेट कर दिया ना कि वो एसिड में जा रहा है कि बेस में जा रहा है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर है। एक और देखो नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, हाइड्रेंजिया या हाइड्रेंजिया जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर लो। तो ये जो प्लांट का जो फ्लावर है, ये भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। जब इसको एसिड में डालो तो ब्लू हो जाता है, बेस में डालो तो पिंक हो जाता है। तो कलर चेंज करके इंडिकेट कर देता है भाई एसिड में गया कि बेस में गया। ओके, ये टर्मरिक का एग्जांपल मैं प्रीवियस दे चुका हूँ, ये भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। इसको एसिड में डालो तो कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन बेस में डालो तो रेड कलर का हो जाता है ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर चल रहा है ना। तो नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो भाई नेचुरली प्लांट्स में वगैरह में जो अवेलेबल होते हैं, जैसे ये प्लांट का है, ये रेड कैबिज है, ये फ्लावर है, जो ये सब नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। अब कुछ होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं जिनको हमें लैब में बनाना पड़ता है, लैब में हमें इनको बनाना पड़ता है। तो उनके एग्जाम्पल भी देख लो, ये दो एग्जाम्पल है। एक तो फिनोफ्थलीन, फिनाफ्थलीन को जब एसिड में डालो, ये एक ऐसे सॉल्ट टाइप, क्रिस्टल सॉल्ट टाइप एक पाउडर टाइप होता है फिनाफ्थलीन। इसको जब आप एसिड सॉल्यूशन में डालो तो कलरलेस रहता है ये, लेकिन अगर बेस सॉल्यूशन में डालो तो क्या हो जाता है बताओ, येलो हो जाता है। सॉरी, जब कलर्स में डालो तो पिंक हो जाता है, ये ना यहाँ से पिंक हो जाता है। ठीक है, तो फिनाफ्थलीन सिंथेटिक इंडिकेटर है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में दूसरा इंडिकेटर कौन सा है, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर which are prepared in a laboratory and to indicate the acid और base solution। तो फिनाफ्थलीन पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज, जो कि एसिड सॉल्यूशन में डालो तो रेड हो जाता है, बेस सॉल्यूशन में डालो तो येलो हो जाता है। ये भी एक लैब में प्रिपेयर होने वाला इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। ऐसे और भी एग्जांपल है सिंथेटिक इंडिकेटर के, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ब्लू भी होता है, मिथाइलिन ब्लू होता है, मिथाइल रेड होता है। ये सब सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल है। पर अभी इन दोनों पे फोकस करो, एक्स्ट्रा चाहिए तो अभी हम पढ़ेंगे और, पर पहले एनसीईआरटी की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी अगर एसिड सॉल्यूशन में डालो तो रेड हो जाता है और बेस में डालो तो येलो हो जाता है। अब तीसरा टाइप ऑफ इंडिकेटर होते हैं ऑल फैक्ट्री। स्पेलिंग इसकी देख लो, कंफ्यूज मत होना। ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री मतलब वो होता है ऐसे इंडिकेटर जो अपनी स्मेल, ऑर्डर, ओ फॉर ऑर्डर, याद करने का तरीका है, ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर चेंज हो जाता है इन टाइप के इंडिकेटर्स में। ऑर्डर चेंज हो जाता है मतलब स्मेल चेंज हो जाती है। तो इसका पहला एग्जांपल है अनियन। ऑनियन को अगर आप एसिड में डालो तो करेक्टरिस्टिक स्मेल देता है, मतलब जिस टाइप का एसिड डाला है उस तरह की करेक्टरिस्टिक स्मेल आ जाती है उसमें। और अगर बेस में डालो तो कुछ नहीं होता। तो हमें ये स्मेल चेंज करके बता देता है कि बेस में जा रहा है कि एसिड में जा रहा है। दूसरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है वनीला एसेंस, मतलब वनीला एसेंस को जब एक्सट्रैक्ट करेंगे हम, उसको एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो अपनी जो स्मेल है ना उसको रिटेन रखेगा, मतलब जैसी स्मेल है वैसी रहेगा। लेकिन अगर बेस में डालोगे तो कुछ स्मेल नहीं आएगी। तो ये इसने भी स्मेल चेंज कर ली। देखो, जब एसिड में डाला तो अपनी वनीला एसेंस की स्मेल उसने रखी, लेकिन बेस में डाला तो कुछ भी स्मेल नहीं आई। तो ये भी ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर है जो कि ऑर्डर या स्मेल चेंज करके हमें बता देता है कि किस टाइप के सॉल्यूशन में ये डाल जा रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर के नीचे लिखा है क्लोव ऑयल। क्लोव समझते हो ना, अपनी क्लोव, लौंग ही बोलते हैं ना शायद हिंदी में। हाँ, लौंग का जो ऑयल है ये भी एक तरीके का ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल या ऑर्डर चेंज करके बताने वाला इंडिकेटर है, जिसमें अगर इसको एसिड सॉल्यूशन में डालो क्लोव ऑयल को तो ये अपनी स्मेल जैसी है वैसी रखता है, चेंज नहीं करता। लेकिन अगर बेस में डालो तो अपनी स्मेल खो देता है, लूजेस स्मेल। तो ये है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। समझ गए कितने टाइप के हैं,
नेचुरल इंडिकेटर फर्स्ट, सिंथेटिक इंडिकेटर जो लैब में बनते हैं, और तीसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो कि O फॉर ऑर्डर यानी कि स्मेल वगैरह चेंज करके इंडिकेट करते हैं कि भाई एसिड सॉल्यूशन में जा रहे हैं या बेस सॉल्यूशन में जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया टाइप ऑफ इंडिकेटर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, चलो पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। चलो गाइस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। तो हमें पता है कि एसिड जो है वो H प्लस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और बेस जो है वो OH माइनस आयन देते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रेंथ यानी कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कैसे हम पता लगाते हैं? तो इसको पता लगाने का तरीका ये है कि भाई जो एसिड ज़्यादा H प्लस आयन दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। मोर H प्लस आयन, ठीक है, जो एसिड मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो लेस H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है वो वीक एसिड है। सिमिलरली बेस का भी स्ट्रेंथ हम ऐसे चेक करते हैं, स्ट्रेंथ मतलब ताकत। तो स्ट्रेंथ ऐसे चेक करेंगे कि भाई जो बेस मोर OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, सिंपल सी बात है। और जो लेस OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है वो वीक बेस है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इसी क्राइटेरिया पे होती है कि भाई वो कितने H प्लस आयन या कितने OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहा है वो एसिड और बेस रेस्पेक्टिवली। तो इसी बेसिस पे हम बोल देते हैं कि भाई वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो इसको समझने के लिए एक चीज और आप याद रखो, मैं लिखता हूँ आपको, वो आपको याद होनी चाहिए। तो गाइस पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड प्लस बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो हमने पहले पढ़ लिया, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। और इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, अब देखो ये कंडीशन है, अगर स्ट्रॉन्ग में स्ट्रेंथ को मेजर करने का क्राइटेरिया भी बता चुका हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करे, स्ट्रॉन्ग बेस वो है जो ज़्यादा OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे। तो उस बेसिस पे हम बोल देते हैं कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन होगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिले तो हमें पता है सॉल्ट बनेगा, पर किस तरह का सॉल्ट बनेगा? तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्वेश्चन में केवल पूछ लेते हैं इसलिए बता रहा हूँ। फिर अगर वीक, हमें ये तो पता है एसिड प्लस बेस में सॉल्ट ही बनेगा, लेकिन किस तरह का? क्योंकि एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। यहाँ पर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बने तो स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस, तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। बनेगा तो सॉल्ट ही, लेकिन किस तरह का सॉल्ट बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है। सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या बनेगा? तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। और ध्यान रखना प्लस वाटर तो चल ही रहा है सब में, ये तो हमारी जनरल इक्वेशन है ही ना कि एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो वाटर तो चल ही रहा है सब में। सिमिलरली वीक एसिड और वीक बेस हो तो दोनों ही वीक हो तो भी न्यूट्रल सॉल्ट ही बनेगा। ये क्वेश्चन में कई बार पेपर में आ जाती है चीज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर आपस में रिएक्ट करें तो हमें ये तो पता है सॉल्ट बनेगा, लेकिन कैसा सॉल्ट बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्यों एसिडिक सॉल्ट बनेगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। सिमिलरली वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपस में रिएक्ट करें तो हमें पता है सॉल्ट बनता है एसिड प्लस बेस में, लेकिन कैसा सॉल्ट बनेगा? यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस हम कैसे मेजर करते हैं वो भी मैंने बता दिया कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इस तरह से मेजर करते हैं कि भाई जो एसिड H प्लस आयन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग, और जो बेस OH माइनस ज़्यादा रिलीज कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये कुछ कंडीशन है जो कि पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, तो मैंने बता दी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पीएच। ठीक है, चलो पढ़ते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ो, मैंने लिखी है। इट इज अ स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। H प्लस आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने का ये एक तरह से मेजरमेंट है ये पीएच स्केल। और उसके बाद ये जो पीएच में जो पी है इसका मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस जो कि जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो एक स्केल है जिससे कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यानी कि आसान भाषा में बोलूँ तो ये तो डेफिनेशन हो गई। इट इज अ स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, और P in PS स्टैंड फॉर पोटेंस व्हिच इज अ जर्मन वर्ड व्हिच मींस पावर। ठीक है, ये हो गई आपकी डेफिनेशन।
आसान भाषा में ये है कि पीएच स्केल एक मेजरमेंट है, एक तरीका है मेजर करने का कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है। तो पीएच का ये कहता है कि भाई अगर पीएच वैल्यू वैल्यू होती है इसकी, कि पीएच वैल्यू, अगर आपकी पीएच वैल्यू ये ना, पीएच वैल्यू अगर 7 से बड़ी है तो इसका मतलब जो भी सब्सटेंस है या जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है, सॉल्यूशन वो है बेसिक। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है, मतलब लेस देन 7 है, तो सॉल्यूशन एसिडिक है। और अगर पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो ये एक क्राइटेरिया है, या बोल सकते हो आपको एक ये स्केल है जो कि एसिड बेस और न्यूट्रल हमें बताता है। तो जिसकी वैल्यू 7 से ज्यादा बड़ी है वो सारे एसिडिक हैं, 7 से जिसकी पीएच वैल्यू कम है वो सब सॉरी 7 से जिनका बड़ा है वो बेसिक है, 7 से जो कम है वो एसिडिक है, और जो 7 के बराबर है वो है न्यूट्रल। तो ऐसे ऐसे होता है, ये स्केल है, मान लो 0 से 14 तक चलता है स्केल, ऐसे 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे 14 तक है ये स्केल, ठीक है। और बीच में ऐसे कहीं 7 मान लो डॉट डॉट डॉट, तो ये जो 7 है ये न्यूट्रल है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ना जिसका पीएच वैल्यू 7 आ गया वो न्यूट्रल, जो 7 से सारे इस साइड वाले हैं वो सारे एसिडिक, यानी 7 से छोटे 0 1 2 3 5 6, और 7 के जो इस तरफ हैं वो सारे बेसिक, ठीक है। 14th जो है हाईएस्ट रेंज है पीएच वैल्यू की, 0 से 14 पीएच वैल्यू की जो रेंज है, पीएच वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 टू 14, ये एक पॉइंट आप याद रख लो, ठीक है। तो जो 14 है यानी कि जो हाईली बेसिक है उसका एक एग्जांपल लिख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसकी पीएच वैल्यू होती है 14। और जो पीएच वैल्यू जो मतलब जो सबसे कम है वो है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस इसकी पीएच वैल्यू अराउंड 1.2 होती है, 1.2 होती है। और 7 न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्या होता है, वाटर होता है न्यूट्रल। और हमारा जो ब्लड है वो भी लगभग लगभग न्यूट्रल ही होता है, 7.4 होती है उसकी, मतलब थोड़ा सा बेसिक होता है, न्यूट्रल से ज्यादा होता है, क्योंकि 7 से ऊपर बेसिक हो जाता है, तो 7.4 होता है हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू, ठीक है। तो ये है पीएच वैल्यू, बेसिकली एक स्केल है जो कि मेजर करता है एसिडिक, बेसिक और नेचर। अब हम देख लेते हैं भाई पीएच वैल्यू हमें कहाँ कहाँ यूज होती है, कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं पीएच वैल्यू को, वो देख लेते हैं। समझ आ गया पीएच वैल्यू पूरा? इट्स बेसिकली अ स्केल जो 0 से 14 रेंज करता है, और जो 7 से कम है वो सब एसिडिक है, 7 से ज्यादा है वो बेसिक है, एग्जैक्ट 7 है वो न्यूट्रल है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में हम डाल के चेक कर लेते हैं पीएच वैल्यू। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक पीएच स्केल का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है और कैसे कैसे यूज हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं। चलो गैस, अब पीएच वैल्यू का हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं या यूसेज देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पीएच वैल्यूज होती है, जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स एंड एलिमेंट्स, एनिमल्स जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये पीएच सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या है, पीएच सेंसिटिव का मतलब क्या है, मतलब एक स्पेसिफिक पीएच में ही उनकी एक हेल्दी ग्रोथ हो सकती है प्लांट्स और एनिमल्स की। तो जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को पीएच वैल्यू चाहिए 7 से 7.8 के बीच में, ये हमारी पीएच वैल्यू होनी चाहिए फॉर अ हेल्दी ग्रोथ। ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स की भी यही है सेम, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की भी यही है। और तो इसीलिए बोलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। और दूसरी चीज आपको मैं और बताऊं पीएच से रिलेटेड, कि जो पीएच होते हैं, हमारी जो सॉइल होती है उसमें भी पीएच यूज होता है। हमारी जो सॉइल है वो कितनी फर्टाइल है वो डिपेंड करता है कि भाई सॉइल का पीएच क्या है। तो हम जब क्रॉपिंग करते हैं, जब फसल वगैरह उगाते हैं, उससे पहले हम सॉइल का सॉइल पीएच वैल्यू टेस्ट करते हैं, सॉइल की पीएच वैल्यू टेस्ट करते हैं। तो अगर उस सॉइल की पीएच वैल्यू अकॉर्डिंग होती है हमारे क्रॉप्स के अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू द क्रॉप्स, तो ही हम वहां पर अपनी फसल करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पीएच वैल्यू का कहाँ का इंपॉर्टेंस हो गया भाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए भी पीएच सेंसिटिव होते हैं। ह्यूमन बॉडी की जो पीएच होता है वो 7 से 7.8 रहती है, एनिमल की भी इतनी रहती है। उसके बाद पीएच की वैल्यू सॉइल में भी आपको यूज होती है कि भाई
पता चल पाएगी सॉइल कितनी फर्टाइल है डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप। अच्छा, उसके बाद हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उस बेसिकली, अच्छा आपने देखा होगा हमारे डाइजेशन सिस्टम में भी पीएच का एक काम है, डाइजेशन, डाइजेशन सिस्टम में क्या काम है देखो। आपने कभी महसूस किया होगा, अभी तो खैर आप छोटे हो, 10th क्लास में तो शायद ही किसी बच्चे को एसिडिटी होती होगी। आप जब बड़े होगे या आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा कि यार मुझे एसिडिटी हो रही है, तो हमारी जो स्टमक होता है ना, वो एचसीएल रिलीज करता है। बेसिकली एचसीएल क्या है, एसिड है। तो वो एचसीएल बेसिकली इसलिए रिलीज करता है ताकि जो हम जो खाना खाते हैं ना उसको डाइजेस्ट कर पाए। एचसीएल उसको ना ब्रेक डाउन कर देता है, डाइजेस्ट करने के लिए एचसीएल यूज होता है। पर कई बार डाइजेस्ट करने के लिए भी यूज होता है, साथ में जो फूड हम जब खाते हैं उसके साथ जो जर्म्स वगैरह आ रहे हैं उसको भी किल कर देता है ये एचसीएल। ये तो हो गया एचसीएल का यूजेस। लेकिन कई बार हमारी अगर उस एचसीएल या एसिडिटी बढ़ जाती है स्टमक में, इफ एसिडिटी इंक्रीजेस, ये इंक्रीज का मैं साइन लिख रहा हूँ, अगर एसिडिटी इंक्रीज हो जाए तो हम क्या करते हैं, भाई एसिडिटी इंक्रीज हो गई, हमें तो बैलेंस रखना है क्योंकि हमारा जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से 7-8 के बीच में रहती है, यानी लगभग न्यूट्रल से बेस के आसपास रहती है, क्योंकि 7 से ऊपर बेस है तो न्यूट्रल से क्लोजली रहती है हमारी। तो अगर एसिडिटी बढ़ जाएगी तो हम क्या करते हैं, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एक दवाई है, आपने देखा होगा शायद, वो डाइजिन की दवाई होती है ना हमारी, पिंक कलर की, घर में आपने देखी होगी, या सफेद भी आती है आजकल। तो वो बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट्स अ मेडिसिन। वो क्या करती है, हमारा ये जो एसिड बढ़ रहा है ना, इसको, ये वो बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सॉर्ट ऑफ अ बेस। तो एसिड बढ़ रहा है तो हम बेस डाल देते हैं बॉडी में, तो वो बैलेंस हो जाता है और न्यूट्रल हो जाता है, और हम एसिडिटी हमारी चल जाती है। इनो का भी यही सीन है, इनो लेते हैं ना हम एसिडिटी में, तो इनो क्या है, इनो बेस है। इनो क्या है, इनो बेस है, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारे पेट में, स्टमक में एसिडिटी बढ़ रही है तो हमने इनो डाल दिया। इनो क्या है, बेस, तो एसिडिटी को वो न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हमारी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यूज करते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीजें, कोई ऐसी नहीं बता रहा, ये सब पेपर में पूछेंगे आपसे ये सारी चीजें कि पीएच के क्या इंपॉर्टेंस है ये सब। तो डाइजेशन सिस्टम में पीएच हमारा यूज होता है। अच्छा, एक और चीज जो पीएच की मैं बताता हूँ आपको, देखो चलो एक और चीज बताता हूँ मैं आपको। हम जब कोल्ड ड्रिंक्स, आपने कभी गए हो डेंटिस्ट के, तो वो कहता है कोल्ड ड्रिंक्स मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ। क्यों कहता है वो कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट मत खाओ? वो इसलिए कहता है क्योंकि जब हम कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट खाते हैं ना, तो वो हमारे टूथ, हमारे जो टीथ होते हैं ना, उसमें एसिड इंक्रीज कर देता है, एसिड रिलीज करता है, तो एसिड बढ़ जाता है। और जब एसिड बढ़ जाता है, हाँ एसिड बढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है, हमारे टूथ डिके होना शुरू हो जाते हैं। मतलब टूथ डिके मतलब हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें डॉक्टर बोलता है कि भाई कोल्ड ड्रिंक मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि जो ये जो चीजें हैं ये एसिड रिलीज करेगी। एसिड रिलीज करेगी तो टूथ डिके हो जाएगा। हमारे जो टूथ का जो एसपीएच वैल्यू है ना, वो 5.5 से कम नहीं होनी चाहिए, इतनी रहनी चाहिए। अगर 5.5 से कम हो जाती है पीएच वैल्यू, तो एक तो वैसे ही 7 से कम एसिडिक होती है सारी चीजें, लेस देन 7 एसिडिक होती है ना पीएच वैल्यू, जिसकी लेस देन 7 होती है वो एसिडिक हो जाता है। तो अगर 5.5 से नीचे होना हो जाता है तो हमारा टूथ डिके होने के रिस्क हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें फिर टूथपेस्ट वगैरह हम करते हैं, तो अब के बाद देखना है टूथपेस्ट के पीछे लिखा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और समथिंग, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो ऑब्वियसली टूथ डिके किससे होता है, एसिड से होता है। तो अगर हम बेस यूज करेंगे टूथपेस्ट के फॉर्म में तो वो एसिड को खत्म करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको एसिड वगैरह का। आपने कभी सुना होगा या एक्सपीरियंस भी किया होगा, आई होप नो, कि हनी बी, मधुमक्खी वगैरह, या फिर वॉस्प्स, वॉस्प्स यानी वो, वॉस्प मतलब पता क्या होता है तुम्हें, ततैया नहीं होता पीला, उसको वॉस्प्स बोलते हैं। तो हनी बी या वॉस्प वगैरह अगर आपको काटे तो एकदम से जलन सी मचती है। वो पता है क्यों, क्योंकि वो जब स्टिंग करता है ना आपको, जब वो आपको स्टिंग करता है तो वो एसिड डाल देता है आपकी बॉडी में, एसिड। तो वो जो स्टिंगनेस, वो जो चुभन हो रही होती है ना, वो एसिड की वजह से होती है। तो एसिड है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बेस। तो कभी भी आपको हनी बी वगैरह काटे तो बेस लगा दो। तो बेस किसके फॉर्म में लगाओगे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अगर आप हनी बी वगैरह काटे उस पर लगाओगे ना, तो एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो बेकिंग सोडा रिकमेंड करते हैं कुछ लोग, अगर हनी वगैरह काट दे तो हम बेकिंग सोडा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतना काफी है आपको, काफी इन्फॉर्मेशन दे दी। इनमें से क्वेश्चन आए तो आप क्लियर कर दोगे सब। तो ये है पीएच का पूरा, क्या होता है पीएच, और रियल लाइफ में हम कैसे कैसे पीएच वैल्यू यूज करते हैं या समझते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, देखो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, हमने एसिड पढ़ लिए, बेसिस पढ़ लिए,
और पीएच वैल्यू वगैरह सब पढ़ लिए। और चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, पर अभी तक हमने सॉल्ट नहीं पढ़ा, सॉल्ट। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉल्ट। आपको ये तो पता है ना सॉल्ट कैसे बनता है, ये तो मैं बता चुका हूँ। एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। चलो अब हम पढ़ते हैं सॉल्ट, और कितने टाइप के सॉल्ट हैं, कैसे कैसे उनका यूसेज है, वो सब पढ़ेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट और यू कैन से लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है सॉल्ट। ठीक है, चलो कूदते हैं सॉल्ट पे अब। चलिए गाइस, तो अब देखते हैं सॉल्ट्स। तो हमें बताया, हम पढ़ चुके हैं पहले कि सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं कॉमन सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ये कैसे बनता है बताओ भाई, इजी है इसको तो बनाना। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो और उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर दो, तो आपका बन जाएगा NaCl, जो कि एक सॉल्ट है, प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है ना, ये रिएक्शन याद रखना आप हमेशा। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में आता है सॉल्ट प्लस वाटर। ये जनरल इक्वेशन है, वही तो यहाँ पर हो रही है। ये देखो, ये है बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बन गया सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट। और ये H2O तो सबको पता है वाटर है ही। तो ऐसे ही प्रिपेयर हो गया, कॉमन सॉल्ट का प्रिपरेशन है ये। कॉमन सॉल्ट का प्रिपरेशन, टाइप ऑफ सॉल्ट पढ़ रहे हैं ना हम, तो पहला टाइप ऑफ सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो वो ऐसे प्रिपेयर होता है। अब एक और चीज आप देख सकते हो इसमें कि इसका यूसेज क्या है कॉमन सॉल्ट का। एक तो डेली यूज में यूज होता है, हमारा जो फूड में जो हम यूज करते हैं, यूज्ड इन डेली फूड, जो हम खाना वाना खाते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड ही हम यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा ये है ये एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है। प्रिजर्वेटिव मतलब प्रिजर्व करता है ना किसी फूड वगैरह को, उसकी तरह से भी हम यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस में अगर हम सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और मतलब ये सोडियम क्लोराइड ऑल्सो अगर मोल्टन स्टेट में हम रखें, मोल्टन स्टेट में यूसेज लिख रहा हूँ इसके, एक तो डेली फूड के लिए, एक प्रिजर्वेटिव के लिए, और तीसरा इन मोल्टन स्टेट इट कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर, क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए, सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम एंड क्लोराइड मैन्युफैक्चर हो सकता है इससे अलग अलग बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ये हमने पढ़ा था ना केमिकल बेस एंड रिएक्शन में। भाई सोडियम क्लोराइड है, मैं एग्जांपल ये इसका इलेक्ट्रोलिसिस का आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास किया हमने, इलेक्ट्रिक करंट, तो सोडियम अलग हो जाएगा प्लस क्लोरीन, तो सोडियम भी बना दिया इसने, क्लोरीन भी बना दिया, तो मैन्युफैक्चर हो गया ना सोडियम और क्लोरीन। वही तो बोल रहे हैं, इसको ऐसे मैन्युफैक्चर 2NaCl ऐसे हो जाते हैं, Cl2 क्लोरीन 2 और ये 2Na, ये बैलेंस करा है बस मैंने। Na के भी दो हैं, Cl के भी दो हैं, तो ये देखो सोडियम भी बन गया हमारा, क्लोरीन भी बन गया। कैसे, इलेक्ट्रिक करंट पास किया हमने सोडियम क्लोराइड में, और सोडियम क्लोराइड क्या है, कॉमन सॉल्ट। तो ये कॉमन सॉल्ट सोडियम और क्लोरीन के मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज होता है, Cl2 गैस के मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज होता है, सोडियम के और Cl2 गैस के मैन्युफैक्चर के लिए, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो कॉमन टाइप ऑफ सॉल्ट में पहला सॉल्ट हमने पढ़ा कॉमन सॉल्ट, जो कि है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है NaCl। इसे प्रिपेयर कैसे होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को रिएक्ट करा दो तो NaCl बन जाता है। और इसके यूसेज क्या क्या है भाई, डेली फूड में यूज होता है, प्रिजर्वेटिव यूज होता है, और अगर हम NaCl को मोल्टन, ये मोल्टन NaCl है, मोल्टन मोल्टन स्टेट में NaCl पे इलेक्ट्रोलिसिस करें, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करें, तो हमारा सोडियम और क्लोरीन गैस मैन्युफैक्चर हो सकता है। तो मैन्युफैक्चर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन गैस एंड सोडियम कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड। अब देखते हैं हम एक और चीज इसका नेक्स्ट, पहले टाइप ऑफ पढ़ लिया हमने कॉमन सॉल्ट। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप ऑफ सॉल्ट जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ओके गाइस, तो टाइप ऑफ सॉल्ट पढ़ने हमने पहला सॉल्ट पढ़ा कॉमन सॉल्ट जिसका नाम है NaCl, उसका प्रिपरेशन देखा और उसके यूसेज देखे। सिमिलरली अब हम दूसरा टाइप ऑफ सॉल्ट पढ़ रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, उसका भी प्रिपरेशन देखेंगे, यूसेज भी देखेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर इसका नाम है, और इसका फॉर्मूला नाम है कैल्शियम ऑक्सी
क्लोराइड और इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। तो हम सबसे पहले देखते हैं भाई प्रिपेयर कैसे होता है। ये तीनों चीजें देखनी है हमें, तीनों टाइप के सॉल्ट के। सबसे पहले प्रिपरेशन, फिर यूसेज। ठीक है, तो प्रिपेयर कैसे होता है ये। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। हमें पता है सॉल्ट है, तो कंडीशन तो वही चलेगी, एसिड प्लस बेस बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो आपको याद ही रखना है। तो यहाँ पर हम बेस की जगह यूज करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम आसान भाषा में स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। या इस केस में हम ड्राई स्लेक्ड लाइम यूज करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। तो स्लेक्ड लाइम यूज करेंगे और उसको उसके क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा देंगे, तो हमारा बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, जो कि हमारा एक टाइप ऑफ सॉल्ट है, प्लस पानी। सॉल्ट प्लस वाटर ही देता है ना, सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर में लिख रहा था H2O। ठीक है, तो ये इसकी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन मतलब ऐसे बनेगा ये सेकंड टाइप ऑफ सॉल्ट ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा कि हम ड्राई स्लेक लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, उसको हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करा देंगे, तो कंपोजिशन से ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, जो कि है ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा एक बात बताओ, ये वाली हमने भी जो फर्स्ट चैप्टर में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े, तो ये किस टाइप के केमिकल रिएक्शन है। ये दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये। मैं आपको ये सिर्फ कनेक्ट करवा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर, ऐसे ही तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, सारी चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। खैर चलो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में कि कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो एनीवे समझ गए, ब्लीचिंग पाउडर एक दूसरा टाइप ऑफ सॉल्ट है जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, नाम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनता कैसे है ये ऐसे बनता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक लाइम बोलते हैं, जो कि एक बेस है, उसको हम क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमारा बन जाता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर हमारा बन जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी है कि भाई इसकी इट हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन, इसमें क्लोरीन है तो Cl2 है, तो क्लोरीन की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसमें, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि भाई ये सॉल्युबल होता है वाटर में, वाटर में घुल जाता है ये, सॉल्युबल इन वाटर। अभी यूसेज भी पढ़ेंगे, पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। घुल जाता है, और ये जो इट लूजेस क्लोरीन by the action of CO2, it loses chlorine by the action of CO2। इसका मतलब क्या है, it loses chlorine by the action of CO2। अगर हम CO2 पास करें तो ये क्लोरीन लूज कर लेता है, तो ये होगी इसकी प्रॉपर्टी। यूसेज भी देख लेते हैं यहीं पर ही, यहीं देख लें यूसेज, यूसेज देख लेते हैं। तो यूसेज, सबसे पहला यूसेज तो है, नाम इसका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो आपने हजारों बार सुना होगा, कपड़े जो होते हैं हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच करते थे ना, कपड़े कलर कर देते हैं, तो यही यूज होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यही वाला सॉल्ट यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर पे। तो ये हम लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड फॉर ब्लीचिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये पहला यूसेज है इसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये यूज होता है, तभी तो नाम है इसका ब्लीचिंग पाउडर, पहला यूसेज। दूसरा यूसेज इसका ये है, पेपर फैक्ट्री होती है ना, वहां पर भी ये वुड पल्प वगैरह को ब्लीच करने के लिए यूज होता है। ये कलर रिलेटेड काम होता है ना, ब्लीच करने वाला, कलर वाला काम होता है, उसके लिए यूज होता है, चाहे पेपर फैक्ट्री में और क्लोथ लॉन्ड्री में। आपने देखा होगा ना, कपड़े कलर कराते हैं, या कॉटन के लिए, ये सब ब्लीच यूज होता है इसके लिए, कलर वाले काम। कौन सा, ब्लीचिंग कॉटन, ब्लीचिंग पेपर इन द पेपर फैक्ट्रीज, क्लोथ लॉन्ड्री, ये सब ब्लीचिंग पाउडर से होता है। दूसरी बात इसकी ये है, दूसरा यूसेज इसका ये है कि इसमें क्लोरीन के प्रेजेंस है, तो जो ड्रिंकिंग वाटर हमारा होता है ना, उसको डिसइंफेक्ट करता है। मतलब ये डिसइंफेक्ट मतलब अगर कोई गंदा होता है तो उसके लिए हमें यही यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो डिसइंफेक्टिंग वाटर, इन्फेक्टिंग वाटर, तो वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी, क्योंकि इन द बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की वजह से, जो क्लोरीन जो होता है वो पानी को डिसइंफेक्ट कर देता है। आपने देखा होगा, आप जब कोई नई बोतल खरीदते हो,
आपने देखा होगा वाटर बोतल, आप कभी ब्रांड न्यू वाटर बोतल खरीदते हो तो उसमें एक छोटे से एक पैकेट होता है ना, वो डिसइंफेक्ट करने के लिए होता है, क्लोरीन। वो जो हम हमारे घरों में टैप वाटर में जो पानी आता है, जो पीछे से गवर्नमेंट वगैरह पाइपलाइन वगैरह साफ करती है, वो एक्चुअली इसी के थ्रू करती है, क्लोरीन के थ्रू, इसी फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये वाटर को डिसइंफेक्ट करता है, साफ करता है पानी को, इसलिए भी यूज होता है। दूसरा, एक और इसका यूसेज है कि केमिकल फैक्ट्री में ही एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल फैक्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो किसी केमिकल को ऑक्सीडाइज कर दे, तो उसकी तरह भी यूज होता है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। तो ये सारी चीज हमने पढ़ ली, इसको दोबारा सुन लेना। मैं एक बार यूसेज रिपीट कर देता हूँ भाई। कलर करने वाले सारे काम, चाहे ब्लीचिंग द कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग द पेपर इन पेपर फैक्ट्रीज, क्लोथ इन द लॉन्ड्रीज, उन सब के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। दूसरा, पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, क्योंकि क्लोरीन होता है इसके अंदर। तीसरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है इन केमिकल फैक्ट्रीज। केमिकल फैक्ट्री में जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है तो उसमें हम ये ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यूज करते हैं। तो ये था हमारा दूसरा टाइप ऑफ सॉल्ट। अब हम पढ़ते हैं हमारा तीसरा टाइप ऑफ सॉल्ट, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, चलिए। तो तीसरे नंबर का आपका जो सॉल्ट है उसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसका जनरल नाम है, और केमिकल नाम इसका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एक और नाम होता है इसका, वो भी आपको पता होना चाहिए, पता चले पेपर में वो आ जाए और आप कंफ्यूज हो, क्योंकि यार ये तो हमें पढ़ाया नहीं सर ने। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। फॉर्मूला भी लिख देता हूँ इसका, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों एक ही नाम है, और जनरल नाम है इसका बेकिंग सोडा। और ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट है। अभी हम टाइप ऑफ सॉल्ट पढ़ रहे हैं ना, उसकी प्रॉपर्टी यूसेज सब पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन, भाई बनता कैसे है बेकिंग सोडा। प्रिपरेशन, ये हमारा है ना, पहले प्रिपरेशन देखते हैं, फिर प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर यूसेज देखते हैं। तो प्रिपरेशन इसका ये है कि ये सोडियम क्लोराइड की मदद से बनता है। तो सोडियम क्लोराइड को जब हम, तो इसकी मैं रिएक्शन बता देता हूँ आपको। प्रिपरेशन ये है कि सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है, इसको हम पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3, क्या होता है बताओ, अमोनिया यार, ये तीनों गैस, सोडियम और अमोनिया ये गैस से, ये भी गैस है, H2 क्या है, लिक्विड, और NaCl ये एक्वस सॉल्यूशन में होता है। इन दोनों को, इन चारों को आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका बन जाता है, एक तो बनता है अमोनियम क्लोराइड जिसका नाम होता है NH4Cl गैसियस फॉर्म में, और एक हमारा डिजायरेबल ये जो कि हमें बनाना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर बोल लो अपना बेकिंग सोडा, और ये सॉलिड फॉर्म में बनता है। तो ये इसका प्रिपरेशन का प्रोसेस है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो पेपर में आ गए और आप ये क्वेश्चन लिखोगे तो फिर चेकर आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता। उसको लगेगा बंदे को प्रिपरेशन भी पता है, पूरी इक्वेशन पता है कैसे बनता है, तो फिर वो कहेगा अब तो इसको पूरे नंबर देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, उसके उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करके, तो प्रिपरेशन के लिए वी यूज सोडियम क्लोराइड एज रॉ मटेरियल, ये आपको पता होना चाहिए। ये यूज किया ना सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये अमोनिया, अमोनिया गैस यूज करके इन तीन चारों को रिएक्ट करा के हमारा एक तो बनता है यहाँ पर हमारा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और दूसरा बनता है हमारा ये सोडियम बेकिंग सोडा, लिख देता हूँ डायरेक्ट जनरल नेम, केमिकल नेम आपको पता है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बन जाता है हमारा बेकिंग सोडा। तो ये हो गया इसका प्रिपरेशन, ये आपको याद होनी चाहिए इक्वेशन। ठीक है, और तो प्रिपरेशन पढ़ ली, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। तो बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो पहली प्रॉपर्टीज तो ये है कि इट इज यूज्ड एज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, मतलब कोरोजन के लिए भी यूज हो सकता है, कोरोजन से बचाने के लिए, क्योंकि ये नॉन कोरोसिव बेस है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात ये है कि आपने सुना होगा केक वगैरह बनाने के लिए हमें बेकिंग सोडा की जरूरत होती है, सुना है ना आपने कि केक बनाना है तो हमें बेकिंग सोडा की जरूरत है।
तो क्यों जरूरत होती है हमें बेकिंग सोडा के लिए? क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि बेकिंग सोडा की या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इतने सारे तो नाम है, इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इट इज यूज्ड टू फास्ट कुकिंग। जब हमें कोई चीज जल्दी कुक करनी होती है ना, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर फास्ट कुकिंग। ठीक है, तो आपने सुना होगा ना कि केक वगैरह के लिए हमें बेकिंग सोडा यूज करते हैं। इवन पकोड़े वगैरह हम बनाते हैं, क्रिस्प टेस्टी पकोड़े किचन में बनाते हैं ना, तो उसके लिए भी हमें सोडा डालना पड़ता है। तो जो हम सोडा डालते हैं ना, बेकिंग सोडा, आपने मम्मी से सुना होगा कि बेकिंग सोडा से केक बनता है, पकोड़े बनते हैं, वो फूलने के लिए, तो ये उस लिए भी यूज होता है। अच्छा जी, अब इसकी मैं एक चीज, एक प्रॉपर्टी और आप बताता हूँ आपको, देखो एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ, ये कुकिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी भी बताता हूँ कि एक बार पूछ लेते हैं पेपर में, कि जब ड्यूरिंग कुकिंग ये बेकिंग सोडा को हीट करते हैं हम, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो मैं बताता हूँ। तो ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जब हीट होता है, ये कुकिंग करेंगे तो हीट ही होगा ना भाई। ये जब हीट होता है तो ये बनाता है, एक तो बनाता है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, वाटर, और CO2 रिलीज करता है। तो ये वाली इक्वेशन थोड़ी कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भाई व्हाट इज द, ऐसे पूछ लेते हैं, व्हाट इज द रिएक्शन व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। तो ये वाली रिएक्शन होती है, समझो। इसको बैलेंस और कर लो, बैलेंस करेंगे इसको, Na के यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, और तो ये बैलेंस हो गई अब। ठीक है, ये बैलेंस करना तो आपने चैप्टर 1 में सीख लिया होगा। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज। अब हम करेंगे इसके यूसेस, बेकिंग सोडा के यूसेस। वैसे तो मैंने बीच में बता दिया आपको यूजेस, कि भाई कुकिंग वगैरह बेकिंग वगैरह में यूज होता है, केक वगैरह में, पर और देखते हैं कुछ अगर यूजेस बच गए तो। ठीक है, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो एक इसका यूजेस ये है बेकिंग सोडे का, कि फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमें बेकिंग सोडा की जरूरत है। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम एक और होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब नाम तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा का एक यूजेस ये है कि फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो कैसे बनता है बेकिंग पाउडर, इसकी इक्वेशन भी याद कर लो, कि भाई हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, यानी बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, तो हम इसमें एसिड यूज कर लेंगे कोई। तो एसिड कौन सा आयन रिलीज करता है, हमने पढ़ा है, एसिड H+ आयन रिलीज करता है। तो ये H+ आयन जब होगा एसिड का, किसी भी एसिड का हो सकता है, फ्रॉम एनी एसिड, और ये क्या है, ये आपका बेकिंग सोडा है ही। हमें क्या बनाना है, बेकिंग पाउडर के लिए यूज होता है। तो ये बेकिंग सोडा है, तो वो बना देगा, एक तो CO2 रिलीज करेगा, प्लस H2O वाटर रिलीज करेगा, प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड बना देगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड बना देगा। ठीक है, तो ये बेकिंग पाउडर बनाने के लिए ये वाली रिएक्शन यूज होती है। तो बेकिंग पाउडर जब, आपका बेकिंग पाउडर जब हीट होता है तो ये वाली रिएक्शन फॉलो होती है। तो इसमें क्या है, ये है बेकिंग सोडा, ये है कोई H+ आयन, क्योंकि हमें पता है एसिड जो है वो H+ आयन रिलीज करते हैं, सब पढ़ा चुका हूं मैं पहले। तो ये है, तो ये CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O, और सोडियम सॉल्ट बनेगा ऑफ एसिड। ठीक है, अब देखो, जो हम, जब मैंने बोला था ना कि बेकिंग सोडा केक वगैरह में यूज होता है फुलाने के लिए, तो वो जो केक वगैरह जो फूलता है ना, वो किस लिए फूलता है, इसकी वजह से। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, CO2 की वजह से। CO2 गैस रिलीज होती है तो वो केक वगैरह फूल जाता है हमारा। हम देखते हैं ना, केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा डालते हैं, तो बेकिंग सोडा के डालने से ही फूलती है चीजें। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज और मेक इट सॉफ्ट और स्पॉन्जी। ठीक है, तो ये है रीजन, CO2 जो रिलीज होती है उसकी वजह से जो केक या ब्रेड हमारी फ्लफी होती है, यानी फूलती है और सॉफ्ट होती है। ठीक है जी, और क्या है, और क्या यूज हो सकता है इसका? अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी प्रीवियस पीएच, जब मैं पीएच पढ़ा रहा था, कि हमारे स्टमक में जब एसिड बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मली 7 से 7.8 पीएच रेंज में होती है, तो बेसिकली न्यूट्रल टू बेसिक है हमारी, हमारी जो बॉडी है वो न्यूट्रल टू बेसिक होती है, लेकिन हमारी स्टमक में एसिड होता है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जो कि हमारे जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए होता है। साथ में एक और काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ गौर से सुनते जाओ, सारी इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूँ एक एक शब्द। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक और काम करता है, एक तो डाइजेस्ट करता है, दूसरा हम जब खाना खाते हैं उसके साथ जो भी जर्म्स वगैरह जाते हैं उनको भी किल कर देता है। तो कई बार हमारी बॉडी में एसिड बढ़ जाता है ज्यादा, हम कहते हैं यार एसिडिटी हो रही है, तो एसिडिटी हो रही है तो हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं, या फिर हम मेडिसिन लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपने शायद घरों में देखी होगी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, होती है ना डाइजिन की बोतल, व्हाइट कलर की भी आती है आजकल, ये एक मेडिसिन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो बेकिंग सोडा, ओ सॉरी बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये एक और यूज है कि वो ये सब मेडिसिन बनाने में, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाने में यूजफुल है, यूजफुल टू मेक एंटासिड। एंटासिड, एंटासिड बोलते हैं सबको, एसिड को का उल्टा यानी एंटा एसिड, एंटासिड। ठीक है, तो ये जो इनो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये डाइजिन वाइजिन हम जो लेते हैं बेसिकली इनको हम एंटासिड बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा का एक और यूज क्या है, यूजफुल इंग्रेडिएंट, यूजफुल इंग्रेडिएंट मतलब बेकिंग सोडा एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक इंग्रेडिएंट होता है इन मेकिंग एंटी एसिड, एंटासिड। ठीक है, ये भी एक इसका यूज है। अच्छा जी, एक और यूज देख लो इसका, एक और यूज होता है इसका, सोडा एक तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने के लिए होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर। तो एक तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसका नाम होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो उस सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर को बनाने के लिए भी हमें ये चाहिए होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। तो इतने सारे यूसेज हो गए, दोबारा सुन लेना। चलो एक और यूसेज बताता हूँ जो शायद आपकी बुक में शायद ना हो, पता नहीं, मैंने देखा नहीं एनसीईआरटी में, पर आई थिंक होगा, नहीं भी हो तो भी जान लो। गर्मियों में आपने देखा होगा हमारा जो दूध है अगर हम फ्रिज में ना रखें तो जल्दी खराब हो जाता है, वो खराब होने का प्रोसेस है डिकम्पोजिशन। खैर वो तो अलग टॉपिक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो डिकम्पोजिशन से दूध खराब हो जाता है। तो दूध खराब क्यों होता है, कहते हैं ना दूध खट्टा पड़ गया, खट्टा मतलब एसिड, तो वो एसिड आ जाता है दूध में, इसलिए वो दूध खराब हो जाता है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, बेस। तो बेस क्या होता है, बेकिंग सोडा। तो अगर हम दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देना, क्योंकि बेकिंग सोडा बेस है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बेस है ना, तो अगर हम बेकिंग सोडा दूध में हम थोड़ा सा मिला देना तो हमारा दूध गर्मियों में इतनी जल्दी खराब नहीं होगा, खट्टा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट। अब हम अपना फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। ठीक है, चलते हैं वॉशिंग सोडा की तरफ। ओके, चलिए गाइस, तो हमारा फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा एक तरह का बेसिक सॉल्ट है हमारा, क्योंकि इसमें बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है तो बेसिक सॉल्ट है। और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 होते हैं इसमें, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। तो ये हमारा सोडियम, सोडियम बाय कार्बोनेट। तो हम वही प्रोसेस में चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन, प्रिपेयर कैसे होता है ये। तो इसका प्रिपरेशन का सिंपल प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। मतलब इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। तो रिक्रिस्टलाइजेशन, तो सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला क्या होता है, Na2C3। इसको हम, इसमें हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 डालते हैं जिसको हम बोलेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन, तो हमें दे देगा वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है ये Na2CO3 डॉट 10H2। तो इसका प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। ओके, सोडियम कार्बोनेट एक तरीके से और हम ऑपरेट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट कि अगर हम बेकिंग सोडा को हीट कर दें। हमने प्रीवियसली पढ़ा था ना, बेकिंग सोडा को हीट करके हम सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं। देखो दिखाता हूँ, हमने प्रीवियस पढ़ा है, ये देखो इसमें, देखो इसमें मैंने आपको बताया था ना, व्हाट इज द रिएक्शन व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। तो बेकिंग सोडा क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको जब हमने हीट किया तो देखो हमें मिला था ना सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हमें मिला था। बेकिंग सोडा में तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2 भी होता है ना, हमें सोडियम कार्बोनेट हम ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करें। ये मैंने पढ़ाया था ना। चलो अब चलते हैं अपने वॉशिंग सोडा पे। ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एक तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ
सोडियम कार्बोनेट से, यानी कि 10 मॉलिक्यूल अगर हम सोडियम कार्बोनेट में वाटर का ऐड कर दें तो हमें वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट सिर्फ अगर उसको हमें ऑब्टेन करना है तो हम अपने बेकिंग सोडा को, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर हम उसको हीट कर दें तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग है कार्बोनेट कार्बोनेट, ये सब मैं ये रिकमेंड करूंगा ये वीडियो पूरी कम से कम 2 या 3 बार देखना, तब पूरा चैप्टर मेमोराइज होगा आपको। ठीक है, चलो देखते हैं वॉशिंग सोडा। चलिए भाई, प्रॉपर्टी है कि एक तो ये भैया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल जैसे होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2 होते हैं, तो पता ही है, इट हैज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या H2, ये तो मैंने बता ही दिया। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी, ये वाटर ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है, इट डिजोल्व्स, इट इज soluble इन वाटर, इट डिजोल्व्स इन वाटर, वाटर में घुल जाता है ये। ठीक है, वाटर में घुल जाता है। और क्या इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, एक प्रॉपर्टी और है इसकी, देखो। ठीक है, तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और एक्वस सॉल्यूशन बनाता है, एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन। ऑब्वियसली अल्कलाइन बनाएगा क्योंकि बेसिक है, तो जो बेस वाटर में सॉल्युबल हो जाता है उसको हम अल्कलीज बोलते हैं, तो बताइए, आपको बता चुका हूँ ये भी। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी इसकी है बड़ी इंटरेस्टिंग कि ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करता है, ये लिबरेट का साइन होता है ऐसे, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करता है जब इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया जाए, इट लिबरेट CO2 व्हेन ट्रीटेड विद दीज टू। ठीक है, इनमें से किसी से साथ अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम वॉशिंग सोडा को ट्रीट करते हैं तो ये CO2 लिबरेट करता है। ठीक है, ये हो गया इसकी प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं यूसेज क्या क्या है इसके। चलिए गैस, तो ये यूसेज है जो आपको पता होना चाहिए, पेपर में डायरेक्ट पूछ लेगा कि भाई व्हाट आर द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो पहला तो ये कि ग्लास, पेपर और सोप इंडस्ट्री में यूज हो सकता है, भाई नाम ही वॉशिंग सोडा है तो सोप इंडस्ट्री में तो यूज हो गई, सोप वगैरह बनाने के लिए। दूसरा ये इट इज यूज फॉर क्लीनिंग एजेंट, वॉशिंग सोडा है भाई कपड़े वपड़े, क्योंकि ग्रीस डर्ट ये सब क्लोथ में से हटा सकता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है टू रिमूव डर्ट और ग्रीस, तो इसलिए इट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट। दूसरा है कि वाटर में अगर जब मिक्स होता है ना तो उसकी वाटर की जो हार्डनेस है वो रिमूव कर देता है, तभी तो झाग निकल जाते हैं, आपने देखा होगा ना, वॉशिंग सोडा हम डालते हैं झाग निकल जाते हैं, तो वाटर की हार्डनेस रिमूव हो जाती है, उससे क्या झाग निकल जाते हैं। और एक और यूसेज है कि जब ये सोडियम कंपाउंड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जब उसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो उसमें हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, इसका एग्जांपल है बोरेक्स। ठीक है, तो ये था आपका वॉशिंग सोडा, 4 टाइप ऑफ सॉल्ट। अब हम देखते हैं लास्ट टाइप ऑफ सॉल्ट जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर उसको जिप्सम भी बोला जाता है, तो वो देख लेते हैं। लास्ट टाइप ऑफ सॉल्ट, खत्म होने वाला है चैप्टर, घबराओ मत, लगे रहो, कंसंट्रेशन बनाए रखो। आई नो एंड आते आते आदमी थक जाता है, बनाए रखो। चलिए गाइस, तो हमारा लास्ट टाइप ऑफ सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल फॉर्मूला का नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो हेमीहाइड्रेट क्या है भाई, लिख के बताता हूँ आपको। कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट यानी SO4 हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये है इसका फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अच्छा, इसका प्रिपरेशन क्या है, वही अपना तो प्रोसेस है, पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे हर सॉल्ट का, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर लास्ट में यूसेज। तो ये इसकी प्रिपरेशन ये है कि ये जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमें कैल्शियम ये मिल जाता है। तो जिप्सम क्या होता है, ये हेमीहाइड्रेट है ना, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट ही होता है, और उसमें इसमें आधा मॉलिक्यूल है वाटर का, उसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, तो इसको हम बोलते हैं जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोल सकते हैं इसको, ये 2 मॉलिक्यूल है इसमें, तो इसको बोलते हैं हम जिप्सम। तो जब इस जिप्सम को हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो हमें अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिल जाता है। तो इसकी इक्वेशन भी या केमिकल रिएक्शन दिखा देता हूँ। तो ये हमारा कैल्शियम सल्फेट जिसमें 2 मॉलिक्यूल है, जिसको हम बोलते हैं जिप्सम, इसको हमने हीट कर दिया कितने पे, 373 केल्विन टेम्परेचर पे,
केल्विन जो है पता होना चाहिए आपको, टेम्परेचर को यूनिट है। इस पे हमने हीट करा तो हमें मिल गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका नाम है हमारा पीओपी, शॉर्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लस आधा मॉलिक्यूल तो यहाँ हो गया, बाकी के कितने, दो में से आधा गया तो डेढ़ बचा, तो 1/2 यहाँ रिलीज हो गया। तो ये है पूरी इक्वेशन इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रिपरेशन की। ठीक है, ये है प्रिपरेशन की हमारी इक्वेशन। कैसे प्रिपेयर्ड हुआ, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या फिर जिप्सम बोल लो, उसको जब हम हीट करेंगे 373 केल्विन पे तो हमें हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी जिसमें आधा मॉलिक्यूल H2O का वो मिल जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टी क्या है। भाई प्रॉपर्टी तो इसकी यही है कि इसमें आपका आधा मॉलिक्यूल वाटर का होता है और ये पाउडर के फॉर्म में होता है। इसकी प्रॉपर्टी है कि भाई अगर इसको हम, जैसे हमारा ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी इसकी एक तो ये है कि बस ये पाउडर होता है और इट इज़ अ वाइट पाउडर। पहली प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ, इट इज़ अ वाइट पाउडर। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि हमारे पीओपी को मैं जब मैं पानी मिला देता हूँ तो ये बन जाता है जिप्सम। जिप्सम ये इसकी प्रॉपर्टी है। और जिप्सम को जब हीट कर देते हैं, इसको उल्टी ले चलो, इसी रिएक्शन को जिप्सम को जब यहाँ से हम हीट कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा। ठीक है, ये तो हमने यहाँ लिखी हुई है प्रिपेयर करने के लिए। तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम पानी मिलाएंगे तो वो जिप्सम बन जाएगा। अब देखो यूसेज, इसकी यूसेज आप सबने देखे में, हम प्लास्टर करवाते हैं ना, हम आसान भाषा में बोलते हैं प्लास्टर आपके फ्रैक्चर हो जाता है, गॉड फॉरबिड कभी ना हो लेकिन फ्रैक्चर वगैरह हो जाए, यही कवर कर लेते हैं यूसेज। यूसेज तो डॉक्टर यूज करता है और प्लास्टर, डॉक्टर यूज पीओपी प्लास्टर, नाम ही प्लास्टर ऑफ पेरिस से याद रहेगा। ठीक है, फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, फ्रैक्चर्ड बोन्स, ये पहला यूसेज है। सेकंड यूसेज क्या हो सकता है इसका बताओ। अरे यार टॉयज बनते हैं, आपने देखा नहीं, ये प्लास्टर के छोटे छोटे टॉय बनते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज होता है ना। एंड डिजाइन वगैरह सीलिंग्स पे बनती है, सीलिंग डिजाइन वही डेकोरेशन में ही आ गया। तो इतना ही था इसमें। ठीक है, तो ये याद रहेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर, तो इसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम ये इसमें पानी मिलाएंगे तो अपना जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रिपेयर कैसे होता है, जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट कर दो। ठीक है, और अगर हम 373 के एक और चला एक्स्ट्रा चीज बता दो तुम एक्स्ट्रा, ये तो बस हो गया ना एनसीईआरटी, ये पूरा याद होना चाहिए। अगर हम कैल्शियम सल्फेट यानी अपने जिप्सम को 373 की जगह 400 केल्विन पे अगर हीट करें तो पीओपी नहीं बनेगा, फिर सीधे बस बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। सारा पानी गायब ही हो जाएगा हीट कर दोगे तो, है ना। तो ये पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, पानी का मॉलिक्यूल सारे गायब हो जाएंगे, तो हमें सिर्फ सीधे कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और उसमें वो प्लास्टर वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो इसलिए इसका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें 373 केल्विन पे हीट करना है अगर हमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर जनरेट करना है तो। अगर 400 केल्विन पे जनरेट कर देंगे तो सिर्फ कैल्शियम सल्फेट आ जाएगा उसमें, फिर वो प्लास्टर वाली बात नहीं होगी जो कि हार्ड होता है और जो जम जाता है और जो कि हम यूज करते हैं फ्रैक्चर बोर्ड्स के लिए या टॉय मेकिंग के लिए एंड ऑल दिस। तो आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है अब, और तो कुछ इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। अब हम चलेंगे बाकी और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्वेश्चंस के थ्रू हम पढ़ेंगे ही। अभी तो क्वेश्चंस करने हैं तो मैंने आपको चैप्टर पूरा पढ़ा दिया। अच्छा, मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूंगा कि यार इसको तुम 2-3 बार देखो, कम से कम 2 बार तो देखो ही देखो आराम से। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, मेटल नॉन मेटल। चलो पढ़ो इसको आराम से, आराम आराम से पढ़ो, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और याद करने की बहुत चीज़ें हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, थोड़ा सा इतना भी ईजी नहीं है, पर हाँ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि वीडियो आप 2-3 बार जरूर देखोगे तो सारा याद हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद क्वेश्चन हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें वापस आपको याद आती रहेगी, क्योंकि जब क्वेश्चन होंगे वो जितना भी मैंने पढ़ा है 1-1.5 घंटे में उसमें से ही आएगा सारे क्वेश्चन।
और उसके एग्जाम्पल होंगे, एप्लीकेशंस होंगे, तो वो सब एक्सप्लेन करूंगा तो दोबारा याद आ जाएगा। ठीक है, तो लंबी हो रही है वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तो नहीं गए तुम लोग? आई होप पूरी वीडियो, जो बच्चे एंड तक पूरे कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं उनको कूडोस, ब्रावो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।